हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आ रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 की शुरुआत हम कर रहे हैं कि जब स्टेट जनरल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाद जो नया संविधान बनाया गया था, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा बनाया गया था, तो उस नए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर्स थी। तो नेशनल असेंबली, जो कि उस समय टेनिस कोर्ट में असेंबल होकर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था, तो इस नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोला गया। तो इसलिए हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो हम बात कर लेंगे अलग अलग प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा किंग होता है। यानी कि मोनार्की सिस्टम अभी भी यहाँ पे है। संविधान बना दिया गया है लेकिन संविधान में अभी भी हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क है, यानी किंग है। यदि आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो इंडिया आज एक रिपब्लिक कंट्री है। तो रिपब्लिक कंट्री इंडिया को इसलिए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है इंडिया। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्टेड है लोगों के द्वारा। ठीक है, वो कोई राजा नहीं है बल्कि इलेक्टेड है, इसलिए उसको रिपब्लिक बोला गया है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब ये है कि हेड ऑफ द स्टेट स्टिल ए किंग, कि जो राज्य का जो मुख्य है वो अभी भी एक राजा है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो फ्रांस का जो पहला संविधान था वो एमसीक्यू लिए याद रखिए कब बना, 1791 में, और इस संविधान को बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। इट्स मैन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो राजा की शक्तियों को थोड़ा लिमिटेड कर देना था। तो यहाँ पे राजा को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया था, राजा की पावर को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया गया था। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा था कि मोंटेस्क्यू ने बोला था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में पावर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पावर्स का सेग्रेशन होना चाहिए और पावर्स को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड किया जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का जो नया नया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें भी पावर किसी एक व्यक्ति यानी पहले जो सारी पावर थी वो राजा के हाथ में थी, वन पर्सन के हाथ में थी। अब इन पावर्स को राजा से लेकर उनको सेपरेट कर कर तीन अलग अलग बॉडी में पावर को सौंप दिया गया है। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इससे फ्रांस में जो नया संविधान बना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों बोला जाता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया लेकिन अभी भी जो स्टेट ऑफ द हेड है वो किंग है, इसलिए इसको मोनार्क बोला गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज टू इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नया लॉ बनाना है, कोई भी नया कानून बनाना है, उसकी पावर नेशनल असेंबली को दी गई। और नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, यानी कि उसका पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता था, बल्कि वो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चूज की जाती थी। दैट सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स हु आर इन टर्न चूज द असेंबली। जो पहले जो सिटीजन होते थे वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स को चुनते थे। लगभग अराउंड 50,000 ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स को चुना जाता था। ठीक है, यानी सिटीजन्स यहाँ पे डायरेक्टली क्या चूज कर रहे हैं, इलेक्टोर्स को चूज कर रहे हैं, वो नेशनल असेंबली को चूज नहीं कर रहे हैं। और ये 50,000 इलेक्टोर्स हैं, ये नेशनल असेंबली के 745 के आसपास जो मेंबर होते थे उनको इलेक्ट करते थे। तो इस प्रकार से नेशनल असेंबली क्या हो गई, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गई। इसको पब्लिक ने डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किया, पब्लिक ने तो पहले ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स को चूज किया जिनकी संख्या 50,000 के आसपास होती थी, 50,000 होती थी। और ये ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स से बाद में 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को चूज करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। इसके अलावा सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। और अब राइट टू वोट किसको दिया गया था, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स। एमसीक्यू याद रखना कि 25 साल से ऊपर के मैन यानी पुरुष लोगों को, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, दैट इज दे वर इंटाइटल्ड टू वोट। अब जिनको राइट टू वोट दिया गया था उन सिटीजन्स को एक्टिव सिटीजन्स के नाम से बुलाया गया था। और राइट टू वोट केवल उन्हीं को दिया गया था जो कि पहली बात तो वो मेल थे, यानी कि वो पुरुष थे, यानी कि फीमेल्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। दूसरी, उनकी एज 25 से ऊपर होनी चाहिए। और तीसरी शर्त ये थी कि ये लोग कम से कम अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे कर रहे हों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सभी लोगों को, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फ्रांस में अभी भी नहीं शुरू की गई थी। सिटीजन्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन।
और एक्टिव सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया गया था। और एक्टिव सिटीजन में वो लोग शामिल थे जो पुरुष थे, साथ ही उनकी एज थी वो 25 से ऊपर थी, और साथ ही वो 3 दिन की वेजेस यानी 3 दिन की अपनी मजदूरी के बराबर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे थे। उन्हीं लोगों को राइट टू वोट दिया गया था। एक ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो पूरा फ्रांस था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन वो थे जिनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था। ओके, अब पैसिव सिटीजन में कौन कौन आएगा? वीमेन, महिलाएं, उनको राइट टू वोट नहीं था। चिल्ड्रन यानी कि 25 साल से कम उम्र के वे सारे लोग, यूथ जो कि 25 साल से नीचे के थे, और साथ में वे सारे लोग जो कि अपनी 3 दिन की मजदूरी से कम को टैक्स पे कर रहे थे, वो सारे पैसिव सिटीजन थे, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया था। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनको कि राइट टू वोट दिया गया था, जिनकी संख्या लगभग 4 मिलियन पीपल थी, जो कि जबकि टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियन थी उस समय फ्रांस की। तो यानी कि एक छोटे से पार्ट को राइट टू वोट दिया गया था। ठीक है, ये लोग एक्टिव सिटीजन थे, वो अपने वोट के द्वारा दो लोगों को चूज करते थे। पहली वोटिंग के द्वारा वो जुडिशरी के जजेस का चुनाव करते थे, और दूसरी वोटिंग के द्वारा वो अराउंड 50,000 इलेक्टेड्स को चूज करते थे। और ये इलेक्टोर्ड्स हैं वो अपने वोटिंग के द्वारा नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चुनते थे, जिससे कि लेजिस्लेचर बनती थी। और इसी नेशनल असेंबली, जैसे आज हमारी पार्लियामेंट होती है, उसके मेंबर्स क्या बनते हैं? मिनिस्टर्स बनते हैं। तो इसी लेजिस्लेचर से कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता था, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट था, और यहाँ पे किंग होता था। किंग को यहाँ पे वीटो पावर दी गई थी, यानी कि नेशनल असेंबली के कुछ डिसीजंस को वो मानने से इनकार कर सकता था, उनको रोक भी सकता था। तो इस प्रकार से किंग नेशनल असेंबली को कंट्रोल कर रहा है और नेशनल असेंबली राजा को कंट्रोल कर रही है। ओके, तो ये इस प्रकार सिस्टम, यहाँ पे जो किंग है वो अभी भी हेड ऑफ द स्टेट बना हुआ है, उसके पास वीटो पावर है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला गया है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी शुरुआत इससे हुई थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वीमेन, मैन एंड सिटीजन की। जो वीमेन का नाम नहीं आएगा इसमें, महिलाओं को कोई भी अधिकार उन्होंने अभी भी नहीं दिए थे। तो जो मैन और सिटीजन्स को जो राइट दिए गए थे उनसे इसकी शुरुआत होती है। जो राइट्स दिए गए थे वो ऐसे थे जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलाइबल राइट्स। यानी कि ये वो राइट्स थे जो कि लोगों के नैसर्गिक राइट हैं और साथ ही उनको किसी भी लोग के द्वारा छीना नहीं जा सकता था। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कुछ लोगों को राइट टू बाई बर्थ प्रिविलेज मिले हुए थे। तो इन्हीं सारी प्रिविलेज को हटाते हुए यहाँ पर सबसे पहला काम जो ये किया गया कि सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए, और वो राइट्स सभी को इक्वली दिए गए, उसमें बाई बर्थ किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं किया गया। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो हर सिटीजन के इस प्रकार के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करें। जैसा कि आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम फंडामेंटल राइट्स में सारी चीज़ों को देखते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी भी स्टेट को दी गई है। ये था डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन सिटीजन मैन एंड सिटीजन राइट्स। Declaration of Rights of Man and the Citizen 1789. Following the French Revolution in 1789, the Declaration of Rights of Man of the Citizen granted specific freedoms from oppression as on expression of general will। तो ये कुछ राइट्स हैं वो इन सबको दिए गए यहाँ पे सिटीजन्स को, जो पहला काम इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया था। ये देखिए, इन्हीं राइट्स से बाद में पूरे वर्ल्ड में हम यूनिवर्सल लेवल पे देखें तो बाकी राइट्स का विकास हुआ है। तो इसीलिए फ्रांस में जो है इसको रेवोल्यूशन बोला गया कि फ्रांस ने 1789 में ये सारे राइट्स दे दिए गए, जो कि बाद में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनको एक्सेप्ट किया गया था। ओके, अब इससे देखिए तो देखिए इन्होंने बोला कि वी हैव मेड ए लिस्ट ऑफ राइट्स दैट एवरी फ्रेंचमैन शुड हैव, कि हमने ऐसे राइट्स की एक लिस्ट बनाई है जो कि हर फ्रांस के नागरिक को मिलने चाहिए। नाउ ऑल मैन शैल बी इक्वल, अब सभी जो पुरुष हैं वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे अभी भी आप देखोगे केवल मैन की बात की गई है, वीमेन की बात नहीं की गई है। ये नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर रही है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। अब यहाँ पे 1948 में यूएन डिक्लेरेशन में ह्यूमन राइट्स लोगों को दिए गए हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स हेल्प सेव द ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ ऑफ टुडे। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। उसके बाद बनने वाले आफ्टर फ्रीडम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को राइट्स दिए हैं। उन राइट्स का जो जन्म हुआ है वो इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के यहाँ से हुआ है, इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है।
In August 79, the National Assembly passes the Declaration of Rights of Man and the Citizens, a document outlining the importance of basic human rights. We have passed a necessary law. ये ह्यूमन राइट्स के अधिकार दिए गए. आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फाइट ब्रोक ऑफ बिटवीन द टू पॉलिटिकल ग्रुप. जैसे ही इन राइट्स की घोषणा की गई, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं. उस लड़ाई के बाद वहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, इनमें एक लीडर जो जेकोबिन क्लब बन जाता है, उसका लीडर रोबोस्पियर होता है. बाद में रोबोस्पियर होता है, वो यहाँ पे इस पूरे फ्रांस के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है. ठीक है. उसके बाद 1793 में यहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जिसमें राजा और रानी को ये गिलोटिन है इसके ऊपर टांग दिया जाता है. गिलोटिन के ऊपर उनको मौत की सज़ा दे दी जाती है. और इसीलिए 1793 से 1794 के जो पीरियड है फ्रांस में, उसको राइन ऑफ टेरर बोला जाता है, यानी आतंक का काल बोला जाता है, क्योंकि उस समय लगभग 37,000 लोगों को यहाँ पे गिलोटिन से काटकर मौत की सज़ा दे दी गई थी. ये दोबारा से वही पुरानी फ्रांस की जो पूरी सिस्टम था उसके बारे में हमने अभी तक पूरी बातें की थी. ये या लास्ट में यहाँ पर इन फ्रांस 1793 द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट किल्ड एनीवन हु वाज सस्पेक्टेड और वर्किंग अगेंस्ट द रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द राइन ऑफ टेरर. देयर वर 16,594 डेथ सेंटेंसेस की अराउंड 17,000 लोगों को यहाँ पर मौत की सज़ा दे दी गई थी राइन ऑफ टेरर में. इसको हम आगे पढ़ेंगे. तब तक आप इस कॉमिक सीरीज से भी समझने की कोशिश कर सकते हो किस प्रकार से पूरी फ्रांसीसी क्रांति कंटिन्यू होती है. अब यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति में कई सारे जो सिंबल्स है उनका यूटिलाइज किया गया है, तो उनका हमें मीनिंग समझना है एमसीक्यू पर्पज़ के लिए. ब्रोकन चैन, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि चैन्स वर यूज टू फेटर स्लेव. चैन है वो स्लेव्स को बांधने के लिए यूज की जाती थी. ए ब्रोकन चैन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. ब्रोकन चैन का मतलब ये है कि अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हो. ये आपका जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस. वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल. स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. ये यूनिटी में शक्ति होती है. ये इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक तीर को, एक बंडल को आसानी तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये कई सारे जो बंडल बना हुआ है इसको तोड़ना मुश्किल होता है. तो जैसा हम हिंदी में भी कहानी पढ़ते हैं कि एकता में ही शक्ति होती है. दी आई विद इन ए ट्राइंगल डे लाइट, की ट्राइंगल के अंदर जो आंख बनी हुई है, इसका मतलब है कि दी ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज. आई का मतलब नॉलेज के लिए है. दी राइज सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. और जो आसपास के जो क्लाउड्स का जो है, ये आपका इग्नोरेंस को फुलफिल कर रहे हैं. तो यानी कि धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी इग्नोरेंस दूर हो जाएगी, हमारी अज्ञानता दूर होगी और हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे. सेपरेट सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये शाही शक्ति का प्रतीक था, ये जो राजदंड जिसको बोला जाता है. स्नेक बाइटिंग इट्स टेल इट्स फॉर्म ए रिंग. ये रिंग है, इसमें देखो ये स्नेक है, ये अपनी ही जो पूंछ होती है उसको बाइट कर रहा है. इसका मतलब है रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नोर एंड, यानी कि इसका मतलब है कि सिंबल ऑफ इटर्निटी, सभी लोग बराबर है. रेड फेयर इन कैप का मतलब होता है केप वोन बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. जब कोई स्लेव होता था, कोई दास होता था, जब वो फ्री हो जाता था तो इस प्रकार की कैप को पहनता था. ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. फ्रांस के जो नेशनल कलर थे वो थे ब्लू, वाइट एंड रेड. तो इन दोनों को याद रखने का एमसीक्यू के लिए कि फ्रांस के नेशनल कलर्स क्या थे. ब्लू, वाइट एंड रेड आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. एक विंग मोमेंट, पंखों वाली जो महिला थी, उसका कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ. यहाँ पे लॉ का ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन किया गया है. ये कानून को दर्शाती है. जैसे इंडिया में आप ज़्यादातर देखते हो कि वो हाथ में तराजू और आँखों पे पट्टी बांधे हुए एक महिला की मूर्ति लगी होती है कोर्ट्स में. इसी प्रकार फ्रांस में ये विंग्स के साथ जो महिला है, ये वहाँ पे कानून को दर्शाती है. द लॉ टेबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. इसका मतलब ये कि सभी व्यक्ति फ्रांस में बाय बर्थ सभी व्यक्ति इक्वल हैं और सभी को राइट टू इक्वलिटी दी गई है. ये लॉ टेबलेट यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रही है. तो ओके फ्रेंड्स, यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं. अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन 1793 में आएगा, उससे हम अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे. तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.